ओके, होपफुली ऑडियो इतना शिट ना हो। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मेरे माइक के ऑडियो इनपुट कम हुई हुई है। खैर, अच्छा। लिनियर अलजेब्रा सेशनल वन, चैप्टर वन। सबसे पहले ओए लीनियर इक्वेशन क्या होती है? a1 x1, ये तो आपको पता है बात है। बस यही है कि दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो लीनियर नहीं होती। उसके अलावा वो कुछ छोटे मोटे मजाक है कि होमोजेनस या जो कुछ लोग बड़े शौक से कहते हैं होमोजीनियस होता है। दोनों ही प्रोनाउंसिएशन ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। होमोजीनियस या होमोजेनस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? होमोजेनस लीनियर इक्वेशंस ऐसी लीनियर इक्वेशंस होती हैं इसके अंदर यहाँ पे बी जो मैंने लिखा हुआ है ना वो ज़ीरो हो बस। ठीक है, मतलब कोई कांस्टेंट नहीं है, खाली वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपस में ऐड हो रहे हैं और वो इक्वल टू ज़ीरो है। अब एक चीज़ यहाँ पे आ जाती है ट्रिवियल सोल्यूशन। होमोजेनस लीनियर इक्वेशंस के लिए हमेशा एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वो होता है ट्रिवियल सोल्यूशन। उसके अंदर ये है कि आप सारे वेरिएबल्स को जीरो के इक्वल पुट कर दो। तो मतलब अगर फ़र्ज़ करो कि जो ऊपर लिखा हुआ है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस अप टू जो भी है n तक इक्वल टू बी। अगर मैं बी की जगह यहाँ पे ज़ीरो लगा दूँ, ठीक है, तो ये एक होमोजेनस इक्वेशन बन गई। अब यहीं पे अगर मैं हर वेरिएबल को ज़ीरो डाल दूँ तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, इसीलिए ये सोल्यूशन है एक, ठीक है, एक वैलिड सोल्यूशन है। तो लेकिन ये तो हर होमोजेनस के लिए होता है, इसलिए इसको ट्रिवियल समझा जाता है कि ओके हाँ ये तो है, कोई ख़ास बात करो जो इस स्पेसिफिक होमोजेनस लीनियर इक्वेशन के लिए ख़ास सोल्यूशन हो, तो वो वाले सोल्यूशंस कहलाते हैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस। आगे बात है सिस्टम क्या होता है लीनियर इक्वेशंस का? बस सेट होता है, मतलब मल्टीपल लीनियर इक्वेशन साथ लिखी हैं तो कहोंगे उसको कहेंगे सिस्टम है, कलेक्टिव को रिफर करने के लिए होता है। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सेट्स या सिस्टम्स क्या होते हैं? एक कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। मतलब अगर मैं लिखता हूँ x प्लस वाई इक्वल्स 1, x प्लस वाई इक्वल्स 2, तो ये दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, तो ये इनकन्सिस्टेंट है। लेकिन यही अगर मैं कहा होता है एक्स प्लस वाई इक्वल्स 1, एक्स प्लस 2 वाई इक्वल्स 3, इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं जो इन दोनों के लिए ट्रू होंगे, इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन पे आएंगे। तो इसको कहते हैं कि एक कंसिस्टेंट है। आगे कुछ बातें ये आपको पता ही है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है? इक्वेशन इस तरह से हम बनाते हैं, इसके अंदर ये वाले ऑपरेशंस लीगल होते हैं, ठीक है। आगे बात आ जाती है रो एशेलॉन फॉर्म की और रिड्यूस्ड रो एशेलॉन फॉर्म के। तो यही है कि जो प्रोसेस होती है ना रो एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने की, उसको गॉसियन एलिमिनेशन कहते हैं। और जो प्रोसेस होती है रिड्यूस्ड रो एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने की, उसे कहते हैं गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन, ठीक है। फिर जो मेथड हम अप्लाई करते हैं रो एशेलॉन फॉर्म से आंसर निकालने के लिए, उसको कहते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। और रिड्यूस्ड रो एशेलॉन फॉर्म के अंदर इस तरह का कोई मेथड नहीं ज़रूरी होता, क्योंकि सीधी सीधी आपके सामने आंसर्स ही आ रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल 1 जो है वो b1 के बराबर है, वेरिएबल 2 b2 के बराबर है, वेरिएबल 3 b3 के बराबर है। तो इसके अंदर आपको कोई मेथड नहीं इस्तेमाल करना पड़ता, लेकिन रो एशेलॉन में करना पड़ता है। तो उसके अंदर जो मेथड होता है कि हम पहले b3 निकाल लेते हैं, उसके बाद b3 की वैल्यू b2 वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, तो उसको कहते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन। अब रो एशेलॉन फॉर्म के अंदर एक फेज़ एग्जिस्ट करता है, खाली फॉरवर्ड फेज़, जिसके अंदर हम नीचे ये जीरोस बना रहे होते हैं और दरमियान डायगनल के अंदर 1 बना रहे होते हैं। लेकिन रिड्यूस्ड एशेलॉन के अंदर फॉरवर्ड फेज़ के बाद रिवर्स फेज़ भी होता है, जिसके अंदर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं ताकि ऊपर वाले भी ज़ीरो आउट हो जाए। तो ये फॉरवर्ड फेज़, रिवर्स फेज़, बैक सब्स्टिट्यूशन वगैरह के जो हम वर्ड सुनते हैं, इनका ये मतलब है, ठीक है। आगे कभी कभी रोज़ ज़ीरोड आउट भी हो सकती हैं इस तरह से, ठीक है। आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, आपको नहीं मिल रही आइडेंटिटी फॉर्म, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म होती है वो नहीं बन रही। तो इस तरह जब हो तो फिर लाजमी है कि ये जो b3 है ना यहाँ पे वो भी ज़ीरो हो। अगर नहीं है तो इससे ये पता चलता है कि आपकी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना ये इनकन्सिस्टेंट है, इनका कोई सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता। तो लाजमी होता है कि ये मतलब जो अगर ज़ीरो आउट हो गया ना तो आगे वो जो आंसर्स वाली कॉलम है उसके अंदर भी ज़ीरो ही आएगा। तो यहाँ पे b3 ज़ीरो, तो इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी और इनकन्सिस्टेंसी को निकालने का तरीका, जो भी कहना कह लो, ठीक है। अब अगर हमने इसको लेकिन फिर भी सॉल्व करना हो, ये तो वो बात होगी ना कि चलो ठीक है एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर करता है तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो हम पैरामीटराइज करते हैं। पैरामीटराइजेशन भी आपको पता ही है क्या है, बस हम एक नया कोई प्लेस होल्डर डिफ़ाइन कर लेते हैं जो कि हर रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो वो टी कह लेते हैं हम उसको, या आर कह लेते हैं, या एस कह लेते हैं, जो मर्जी नाम देना दे दो, बस आपने बताना कि ये हम लेट कर रहे हैं कोई रियल नंबर, ठीक है। और आप पुट कर देते हो वो जो वेरिएबल है जिसका और किसी के साथ नहीं बन रहा। तो यहाँ पे मतलब कॉलम 3 के अंदर सॉरी वेरिएबल 1 के लिए हमारे पास हैं चीज़ें, वेरिएबल 2 के लिए, वेरिएबल 3 के लिए हमें कोई क्लीन आंसर नहीं मिल रहा, तो हमें वो अस्यूम करना पड़ता है कि चलो अब हम ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई इसकी वैल्यू के ऊपर।
तो हम बस लेट कर लेते हैं कोई भी रियल नंबर, और बकाया जो आंसर्स है ना उसको इस पैरामीटराइजेशन की फॉर्म में लाइक बस एक्सप्रेस कर देता है। बस ये आपको पता है, कोई ख़ास बात नहीं है। अब बात आती है होमोजेनस सिस्टम्स के सॉल्यूशंस के। तो जब भी आपको कोई होमोजेनस सिस्टम मिले, ये वाला जैसे यहाँ पे लेफ्ट पे लिखा हुआ है, आपका मकसद ये है सबसे पहले कि आपने ना इसको रो एशेलॉन फॉर्म में लाना है। रो एशेलॉन फॉर्म में ले आए, अगर इस तरह से आ गया क्लीनली, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कॉलम या अगर कोई रो ज़ीरो आउट हो गई जैसे यहाँ पे हो रहा है, या फिर आपके पास वेरिएबल्स इतने नहीं हैं, मतलब सॉरी वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, रोज़ कम है, तो इन केसेस के अंदर ना नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस भी एग्जिस्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें दी हुई है कोई रैंडम मैट्रिक्स, उसको जब हमने ना रिड्यूस करने की कोशिश की है तो इस तरह से कुछ आ रहा है। ये एक लीडिंग वन यहाँ पे है, एक लीडिंग वन यहाँ पे है, एक आगे जाके आ रहा है, और लाइक काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल्स जिनकी हमें लाइक नीटली वैल्यूज़ नहीं मिल सकते हैं। तो उन सारे वेरिएबल्स के लिए हमें ना कुछ पैरामीटराइजेशन करनी पड़ती है। तो ये बस है कि लाइक होमोजेनस सिस्टम के अंदर कब ट्रिवियल होते सोल्यूशन खाली होता है और कब नॉन ट्रिवियल भी एग्जिस्ट करते हैं। यही है कि अगर आप सक्सेसफुली ये कर सकते हो तो खाली ट्रिवियल करता है, अगर नहीं कर पाते तो इसका मतलब है नॉन ट्रिवियल भी एग्जिस्ट करता है। आगे बात आ गई एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस की। तो ये वही बात है जो अभी तक पहले हुई है कि अगर वो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, जैसे कि वो ज़ीरो वाली रो के अंदर जैसे यहाँ पे आ रहा था 0x+0y+0z, अगर b3 ज़ीरो ना होता तो वो एक कॉन्ट्रडिक्शन होती ना कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये इम्पॉसिबल है। तो इससे पता चल जाता है कि लाइक कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर ये नीटली आ गया तो हमें पता चल रहा है यार एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वो बस ट्रिवियल वाला। लेकिन अगर इस तरह से पैरामीटराइजेशन करनी पड़ रही है, कुछ और है, तो फिर इसका मतलब है कि इन्फिनिट मैनी सोल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो जो टी हम वेरिएबल लेट करते हैं पैरामीटराइजेशन की बारी यहाँ पे जनरली स्पीकिंग यहाँ पे था। हाँ, तो वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में से कोई भी हो सकता है, और वो हर रियल नंबर जो आप चूज़ करोगे, लेट टी बी 1, तो उसके लिए आपको अलग अलग आंसर मिलते जाएंगे, और इस तरह से आप टी की वैल्यूज़ इन्फिनिटली डाली जा सकते हैं, और आपको इन्फिनिटली मैनी वैलिड सोल्यूशंस मिलते जाएंगे, ठीक है। ये बात हो गई इधर तक, वो ज़्यादा ही आगे चला गया, इतना आगे, हेलो, ठीक है। अब आगे बात आती है पिवट रोज और कॉलम्स क्या होते हैं। पिवट रोज और कॉलम्स, अच्छा पहले हम एक मैट्रिक्स मिल गई, हमने उसको रो एशेलॉन फॉर्म में बनाने की अपनी जिस हद तक कोशिश कर सकते थे हमने कर ली। तो यहाँ पे जहाँ पे वंस आ रहे हैं ना, लीडिंग वंस कहते हैं जिनको, ये इधर एक वन है लीडिंग वन है, इधर लीडिंग वन है, इधर लीडिंग वन है। तो जिस कॉलम के अंदर लीडिंग वंस होते हैं उनको पिवटल कॉलम्स कहते हैं, जिन रोज़ में लीडिंग वंस होते हैं उनको पिवटल रोज़ कहते हैं। इस एग्जांपल के अंदर खाली ये 3 पिवटल कॉलम्स हैं और तीनों ही रोज़ पिवटल रोज़ हैं। लेकिन अगर कोई ज़ीरो डाउट होती ना रो, तो फिर उसके अंदर वो वाली रो पिवटल ना होती। आगे बात आ जाती है अब मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन की सबसे पहले कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि ए और बी अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ए की जो कॉलम है और बी की जो रोज़ हैं वो बराबर होनी चाहिए, और उसके बाद जो आपका आंसर आएगा ना वो ए की रोज़ होंगे और बी की कॉलम्स, ये उसकी डायमेंशंस होंगे, ठीक है। तो ये बस एक जनरल प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। अब हम आगे करते हैं कि मेथड्स क्या हैं इसके असल में मेथड 3 ही हैं खाली। आपने बहुत ज़्यादा सुने होंगे कि वो 6 मेथड हैं, 7 मेथड हैं, वो भी बात हो जाएगी उसके बारे में भी, लेकिन असल में 3 मेथड हैं। एक है रो कॉलम मेथड, एक है कॉलम रो एक्सपेंशन, और एक है लिनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम रो कॉलम मेथड के बारे में बात करते हैं। रो कॉलम मेथड वो वाला मेथड है जो आप पूरी ज़िंदगी करते आए हो। मतलब हम जब ऐसे करते थे ना कि लाइक ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है, तो हम इसके अंदर पहले इस वाली रो के एलिमेंट्स लेते थे और इस वाले के कॉलम्स लेते थे, तो हमें पहली वाली एलिमेंट मिल जाती थी अगली रो की आंसर की, सॉरी, ठीक है। इसी तरह से हम यही करते थे, और उसके बाद ये वाला कॉलम उठा लिया, तो आपको ये वाला आंसर मिल गया। उसके बाद आप यही वाला लेते थे और यहाँ पे ले आते थे, तो आपको ये वाला आंसर मिल गया। इसी तरह से आप चलते जाते थे यूँ करके, तो आपको इस तरह से मिल जाता था ना। तो ये रो कॉलम मेथड है। अब इसी मेथड को तोड़ने का मतलब एक कभी कभी होता है ना, इमेजिन करो कि यार आपने भी शायद असाइनमेंट में देखी हो कितनी बड़ी बड़ी मैट्रिसेस होती हैं, राइट, लाइक इतनी बड़ी होती हैं। यहाँ पे 0 0 0 आ रहा होता है, 1 आ रहा होता है, 2, जो इतनी बड़ी सी मैट्रिसेस होती हैं। अगर आपका काम ही फ़िलहाल जो आप करना चाह रहे हो वो खाली एक रो के ऊपर है या एक कॉलम की बात आप करना चाह रहे हो कि इस कॉलम पे क्या असर आएगा अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो आप इसको ना ब्रेक अपार्ट करके ना कॉलम बाय कॉलम भी कर सकते हो, रो बाय रो भी कर सकते हो। इसको पढ़ाया इस तरह से जाता है जैसे एक डिफरेंट मेथड है, लेकिन असल में ये वही मेथड है, बस आप सिर्फ एक स्पेसिफिक कॉलम की बात कर रहे हो। तो इसकी एग्जांपल यही है कि मतलब वो 3x3 ले लो यहाँ पे, और एक और 3x3 ले लो, ठीक है। तो मैं खाली चाहता हूँ आंसर के पहली रो निकालना, तो मैं इसकी रो निकालनी है ना, तो मुझे पता है कि मैंने
पहले ये वाले एलिमेंट्स लिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और ऐड करके यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया। फिर उसके बाद इस वाले कॉलम से किया इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो यहाँ पे आंसर आ गया, और ये वाला किया तो ये आंसर आ गया। तो आप जब रो बाय रो कर रहे होगे ना, तो आपने खाली लिखनी है ये वाली रो है, आपने बस एक रो मैट्रिक्स लिख देनी है यूँ, ठीक है। और आपने इस तरह से हर रो निकालनी है, और इसी तरह से कॉलम बाय कॉलम के अंदर हर कॉलम निकालना है। तो कुछ भी नहीं है, ये मजाक है, ये इसका फॉर्मल फार्मूला है। जब भी पूछा जाए आपको, ये ऐड आई हुई है। अच्छा, जब भी फार्मूला जब भी आपको सवाल आया कि कॉलम बाय कॉलम करो या रो बाय रो करो, तो आपने बस ये शुरू में ये वाला फार्मूला लिख देना जो मैंने ग्रे टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। वो टीचर खुश हो जाएगा। तो आपने जिस भी कॉलम के बारे में बस आपने ये कर देना है, बात खत्म, ठीक है। तो ये बिना वजह 3 मेथड में बांट के कहते हैं, लेकिन असल में ये एक ही मेथड है, और उसको ब्रेक पार्ट किया हुआ है अपनी आसानी के लिए, क्योंकि कभी कभी इनकन्वीनियंट हो जाता है, बहुत बड़ी बड़ी मैट्रिसेस भी होती हैं, ठीक है। आगे बात आती है कॉलम रो एक्सपेंशन की। कॉलम रो एक्सपेंशन ये है कि बस आप ए के कॉलम को ना बी के कॉरस्पॉन्डिंग रो से मल्टीप्लाई करी जाते हो और उनको ऐड करी जाते हो। असल में इसको लिखने की ये फॉर्म है, क्योंकि पता नहीं चल रहा यहाँ पे कि किसका कॉलम किसकी रो, लेकिन कॉमन सेंस है कि यार हमें पता है कॉलम रो एक्सपेंशन क्या होती है, इसलिए हम हमेशा लिखते नहीं हैं। तो असल में ये है कि कॉलम ए का पहला कॉलम रो बी की पहली रो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, फिर उनकी दूसरी और फिर तीसरी और ऐसा ऑन, ठीक है। तो इसके एक एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे, ये कोई मैट्रिसेस हैं ए और बी, ठीक है। एक 2x2 है, एक 2x3 है, तो आंसर ऑब्वियसली 2x3 आएगा। तो सबसे पहले उन्होंने लिख दिया कॉलम 1 क्या है, कॉलम 2 क्या है। तो ए के जो 2 कॉलम्स उन्होंने लिख दिए हैं, और बी के जो 2 रोज़ हैं वो लिखती हैं। अब इन्होंने C1 और R1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया है, ये C1 1 2 और 204 रो 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बाद में ऐड हो रहे हैं, वो C2 और R2 के प्रोडक्ट्स है। तो इस तरह से आप इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करते हो और ऐड कर लेते हो, तो ये कॉलम रो एक्सपेंशन है, कोई भी खास बात नहीं है, ठीक है। तो अभी तक जो नई बात हमने पढ़ी है ना, वो उसमें खाली यही है, ठीक है, कि एक कॉलम रो एक्सपेंशन के अंदर बस ये कॉलम रो मतलब C/R, आपने बस इस तरह से याद रख लेना। अब अगला मेथड जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन मेथड है, लेकिन उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है। असल में ये अच्छा, लीनियर कॉम्बिनेशन ये है कि अगर आपको कोई कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, C1 C2 C3, इसी तरह से कुछ मैट्रिसेस दी हुई हैं एक ही ऑर्डर की, A1 A2 A3, है ना। अगर आप इस तरह से लिख लो ना, C1 इंटू A1 प्लस C2 इंटू A2, इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके ये समेशन की फॉर्म में लिख दो, तो ये चीज़ जो होती है ना, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो असल में ना कोई वेला सा नर्ड बैठा हुआ था, वो ना मैट्रिसेस के ऊपर काम कर रहा था, और उसने देखा कि यार मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट होता है ना, आप उसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। अभी हमें नहीं पता है कि इसका फ़ायदा क्या है, लेकिन बस ये कर सकते हो। और सवाल में कभी कहा होगा कि एक्सप्रेस मल्टीप्लिकेशन एज लीनियर कॉम्बिनेशन एंड फाइंड द आंसर। तो अब उसको देखते हैं कि अच्छा, लीनियर कॉम्बिनेशन का नाम आपको समझ आ गई इसका क्यों रखा है, तो अब आपका कंफ्यूज नहीं होगा कॉलम रो से। अब हम असल में देखते हैं कि इसके अंदर करते क्या हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन मेथड के अंदर सबसे पहले एक रिस्ट्रिक्शन है कि जो अगर आप A इंटू बी कर रहे हो ना, तो B जो है वो लाजमी है कि एक कॉलम मैट्रिक्स हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम के ऊपर मुश्तमिल हो। तो यहाँ पे आप देख लो, एक एग्जांपल है कि A का पहला कॉलम X की पहली रो से, A का दूसरा कॉलम X की दूसरी रो से, इस तरह से ही की है जैसे कॉलम रो एक्सपेंशन में होता है। ये बेसिकली कॉलम रो एक्सपेंशन ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूरी रो के अंदर एक एलिमेंट था, ठीक है, तो वो बस सिंगुलर एलिमेंट आ गया। तो ये बेसिकली कॉलम रो एक्सपेंशन की ही एप्लीकेशन है। बस वहाँ पे यहाँ पे मैंने अगर x1, एक सेकेंड देखो ना, अगर यही मैंने 7 ब्रैकेट्स ये वाली डाली होती तो ये कॉलम रो एक्सपेंशन ही तो है ना, कि आप रो उसकी 1 ले रहे हो और कॉलम 1 ले रहे हो, यूँ। तो ये असल में हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, ये बस आपको रीराइट करके लिख दिया। तो उससे बस ये देख के पता चल रहा है कि वो देखो कितनी कूल चीज़ है। लेकिन ये लिटरली कोई नया मेथड नहीं है, ये बस कॉलम रो एक्सपेंशन ही की हुई है एक कॉलम मैट्रिक्स के ऊपर। तो मेथड क्या है? मेथड ये है कि आप, अच्छा एक सेकंड को, बहुत ही घटिया बातें हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, लेकिन कभी कभी उन्होंने कहा होता है कि मेरी खुशी के लिए प्लीज़ ये कर दो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिस्ट्रिक्शन है कि आप खाली x, जो आपका x है वो खाली एक कॉलम मैट्रिक्स हो सकती है। तो कभी आपने अगर a b करना हो और b एक कॉलम मैट्रिक्स ना हो और आपको कहा जाए इसको एक्सप्रेस करो एज लिनियर कॉम्बिनेशन, तो आप क्या करोगे? आप ये करोगे कि आप पहले आंसर के लिए ना, आंसर की जो है ना वो एक कॉलम लोगे। आप फर्स्ट कॉलम ऑफ ए बी,
फर्स्ट कॉल ऑफ ए बी, ठीक है, और उसके बाद आप वहाँ पे वही वाला काम करोगे कि ए की पूरी रो डाल दी और बी का आयत कॉलम, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पे किया था, तो बेसिकली आप अप्लाई कर रहे हो कॉलम बाय कॉलम मेथड, और कॉलम बाय कॉलम मेथड के बाद आप असल में कॉलम रो एक्सपेंशन कर रहे हो, जिसको लीनियर कॉम्बिनेशन मेथड कहा जाता है। बहुत बड़ी चुस है, असल में ये लीनियर कॉम्बिनेशन भी कोई मेथड नहीं है, बस एम ही शुगल है। असल में मेथड क्या है, कॉलम रो एक्सपेंशन है, और ये रो कॉलम मेथड है, तो ये बस मजाक है, ठीक है। बस ये आपको पता होना चाहिए कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है और कॉलम रो एक्सपेंशन मेथड क्या है, क्योंकि कभी कभी सवाल में पूछ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एग्जांपल 10 के अंदर कि फाइंड द कॉलम रो एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्ट, तो इसी तरह से एक्सप्रेस द प्रोडक्ट एज लीनियर कॉम्बिनेशन भी आ जाता है। तो ये एक और एग्जांपल दी हुई है मैंने वही चीज़ की कि एक जनरल मैट्रिक्स के लिए करना है, वो कॉलम वाली रिस्ट्रिक्शन को इग्नोर करके, ठीक है। अब बुक के अंदर कुछ चुस्से मारी हुई इस तरह की कि लाइक उन्होंने इन्हीं चीज़ों को ना मुख्तलिफ मेथड्स का नाम दिया हुआ है, और ये एंट्री बाय एंट्री मेथड का भी जिक्र है। लेकिन अगर आप गौर करो ना, तो एंट्री बाय एंट्री मेथड जो डेफिनेशन 5 इन्होंने दी हुई और फार्मूला 5 दिया ना, लिटरली एक ही बात है। असल में जो एंट्री बाय एंट्री मल्टीप्लिकेशन होती है वो पढ़ाते नहीं है, क्योंकि वो ऑब्सोलीट है। वो ये होता है कि आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हो, लेकिन वो पढ़ना ही नहीं है। तो ये बस चुस्त है, इसको इग्नोर करो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपको जो बातें पता होनी चाहिए ना, वो बस ये नई बातें हैं कि लाइक ओ कॉलम बाय कॉलम लिखना हो ना, तो ये फॉर्मूला बस लाइनों में लिख देना, टीचर खुश हो जाएगा। कॉलम रो एक्सपेंशन ये होती है, और लीनियर कॉम्बिनेशन असल में यही है, इन्हीं दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। आप एक पहले कॉलम बाय कॉलम मेथड लेते हो और उसके बाद आप बस कॉलम रो एक्सपेंशन करी जाते हो, तो उसको कहते हैं कि देखो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आ गया ना, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन मेथड है, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक है 1.3 के अंदर आखिरी, वो यही है कि ट्रेस क्या होता है। ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, बस इसको राइट इस तरह से करते हैं, आपके सामने ही है सारा कुछ। मल्टीप्लाई हो रहा हो के से तो के बाहर आ जाता है, ए प्लस भी हो रहा हो तो ए प्लस ए ब्रेक अपार्ट भी हो जाता है, बस इतनी सी बात है। अब यूनिट 1.4 में भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। यही है कि ओ ये कुछ चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट करोगे कि जनरली होल्ड करेंगे, लेकिन नहीं करते। कि ए बी इक्वल्स ए सी अगर है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि बी भी सी के बराबर है। मतलब अगर आप कोई दो मल्टीप्लाई कर रहे हो, फक एक सेकेंड, ये एक मैट्रिक्स, फक कहाँ पे क्या है, हाँ ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। अगर ये बराबर आ रही है ना इस चीज़ के, अगर ये वही मैट्रिक्स है, ये वही मैट्रिक्स है, और ये किसी और मैट्रिक्स से हो रही है, अब ज़रूरी नहीं है कि सी भी बी के बराबर हो। मतलब कोई और मैट्रिक्स भी हो सकती है जो असल में उनकी प्रोडक्ट का आंसर एक ही आ रहा हो, ठीक है। तो ये मैथ की तरह नहीं है, जो वैसे मैथ ही इंपॉर्टेंट, फक नॉर्मल नंबर्स की तरह नहीं है, स्केलर्स की तरह नहीं है, सही है। मैथ की तरह नहीं है, अच्छा। मैथ इज़ नॉट मैथिंग। ए बी इक्वल ज़ीरो जो है इसका, ये हाँ ये भी है कि अगर ए बी जो आपका है, ये मैट्रिसेस रख लेते हैं, इरेजर से इरेज कर दें, ठीक है। अगर आपका आंसर, यार इससे अच्छा मैं नहीं बना लेता, ए और बी अगर आंसर आपको दे रहे हैं ज़ीरो वाली मैट्रिक्स, ठीक है, नल, तो इसका ये मतलब नहीं है जैसे मैथ में होता था कि इनमें से कोई एक कम से कम ज़ीरो होगे। ये दोनों नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस भी हो सकते हैं और फिर भी इनका आंसर ज़ीरो आ सकता है। इसकी एग्जांपल आई गेस ये हो जाएगी, ये कर लो, यहाँ पे कुछ कर लो, मेरा ख्याल है, पक्का नहीं पता, मैं तुक्के मार रहा हूँ, मुझे नहीं पता, अच्छा खैर। अच्छा हाँ, एक और बात है इसके अंदर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बस एक लिखा हुआ है यार, क्या होता है, एक बस ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल की जगह हर जगह ना मैट्रिक्स आ रही होती है। यहाँ पे एक मैट्रिक्स एक्स है, ये उसका पॉलिनोमियल है, बस। यूनिट 1.4 में और कुछ भी नहीं है, बस उन्होंने कहा है कि ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बताओ अगर ये है वगैरह, इस तरह की छोटी सी एग्जांपल है, कुछ भी नहीं पढ़ने वाला इसमें। आगे है यूनिट 1.5, उसके अंदर बात आती है रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस की। अब रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होते हैं? यार बेसिकली यही है कि अगर आप एक मैट्रिक्स को एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ रो ऑपरेशंस के साथ ना कन्वर्ट कर सकते हो दूसरी वाली मैट्रिक्स के अंदर, तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में एक रो इक्विवेलेंट कहलाते हैं। और अगर एक रो इक्विवेलेंट है दूसरी के, तो दूसरी भी ऑब्वियसली है। तो आप ये मैंने बस लिख दिया, इफ़ ए टिल्डा बी देन बी टिल्डा ए, ठीक है। तो
कुछ भी नहीं है यहाँ पे भी, मजाक है ये। जैसे कि ये मैंने एग्जांपल दी हुई है कि ओ पहली वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है, और यहाँ पे रो 2 को रो 3 से जगह चेंज कर दी हुई है, और रो 3 जो पुरानी वाली थी उसको पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो मर्जी है 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो कैसी बात है, वो कुछ भी नहीं है, मजाक है, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होती है, जो प्रोबेबली पता ही होगा। अब आता है मैट्रिक्स का इन्वर्स का एल्गोरिदम, जो काफ़ी बार जिक्र होएगा, ये आएगा पेपर में, मैट्रिक्स इन्वर्स यूजिंग रो ऑपरेशंस। तो यही है कि आपको पार्टीशन करनी पड़ती है, इसको कहते हैं पार्टीशन मैट्रिक्स। तो आप अगर कहाँ पे गया मेरा कर्सर, ये ए है, ठीक है। यहाँ पे कोई ब्ला 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 जो भी बकवास लिखी है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, पार्टीशन लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं उसकी साइज़ के कोरस्पॉन्डिंग, अगर 3x3 थी तो मैं 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देता हूँ। और अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ इस तरह से कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ना ये चीज़ आ जाए, फिर जो राइट साइड पे चीज़ आएगी ना वो इन्वर्स होएगी, बस ये बात है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और अगर ये नहीं हो पाता, मतलब अगर मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, मेरा इस तरह से कुछ बन रहा है, यहाँ पे जो मर्ज़ी बकवास लिखी है, ठीक है, और यहाँ पे जो मर्ज़ी लिखा हो, तो अगर ये 0 0 हो गया ना, तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, यानी इसका डिटर्मिनेंट 0 है, यानी ये इन्वर्टिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो बस ये एक बात है, लाइक लिटरली उसके बस सवाल आ जाते होते हैं इस तरह से। कुछ भी नहीं है, ये पढ़ना है पढ़, लाइक पता है आपको ये सारी चीज़ें कि शुरू में 1 उन्होंने रखा हुआ है, 1 को रख लिया, तो उसके बाद नीचे भी यहाँ पे एलिमेंट 0 बना दिए, वो बना दिए, तो दरमियान में 1 बनाना है, पहले का बना हुआ है, उसके बाद नीचे वाले को 0 बना दिया है, उसके बाद बॉटम राइट पे जो आ रहा है उसको भी 1 बनाना है, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर उसके बाद बस फॉरवर्ड फेज़ हो गया, रिवर्स फेज़ कर दो, तो बस यही है, कुछ भी नहीं है, मजाक है, ठीक है। तो और एंड पे जो राइट साइड पे आ गया, जब सक्सेसफुली आपने कर लिया, तो वो इन्वर्स है। और अगर ना आ रहा होता, वही बात, एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब कुछ लोग राइटिंग नोटेशन पे थोड़ा स्टकअप हो जाते हैं कि यार R2 + R1 क्या होता है, R1 + R2 क्या होता है। तो मैं GPT अंकल से पूछ रहा था, तो उसका कहना था कि सबसे प्रिसाइज तरीका लिखने का ये है, अगर आप चाहते हो ना कि रो 1 के अंदर आप रो 2 ऐड कर रहे हो, तो सबसे प्रिसाइज तरीका है कि आप ये लिख दो। तो मेरे पास नहीं इतना टाइम होता कि मैं ये साथ ये वाली शिट लिखने वाला हूँ, इसलिए मैं खाली ये लिख देता हूँ। और मैं करता ये हूँ कि मैं जिस रो के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, मैं उसके साथ उसी लाइन में लिख देता हूँ। मतलब यहाँ पे मैं रो 2 पे ऑपरेशन कर रहा हूँ ना, तो मैं उसी लाइन में लिखा हुआ है R2 - 2 R1, और ऊपर वाली लाइन यहाँ पे खाली छोड़ी हुई है। तो मैं कागज़ पे जब कर रहा हूँ मैं इस तरह से करता हूँ। तो इसके ऊपर इतने कोई रोने वाली बात नहीं है, बस यही है। जैसे यार उसमें भी होता है ना, कोल के अंदर हमने लिखा होता है ना ऐड AX BX, ये वही वाली चीज़ है। तो AX के अंदर BX ऐड हो रहा है, तो रिज़ल्ट AX के अंदर स्टोर रहेगा, और BX को नहीं कुछ होएगा, ये ठीक है। अब एलिमेंट्री मैट्रिक्स हैं, वो क्या होती हैं यार? एक ऐसी मैट्रिक्स जो आप एक ऑपरेशन की मदद से एक फकिंग अच्छा देखो, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको दी हुई है, अगर आप इस मैट्रिक्स के ऊपर कोई एक रो ऑपरेशन करो और एक नई मैट्रिक्स बना लो ना, वो सारी एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाती हैं, ठीक है। बस यही है। उसके अलावा इसके अंदर देखने वाली बात यह है कि जब आप एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो उसके ऊपर वही इफेक्ट आता है जो उस रो ऑपरेशन का है। इसका क्या मतलब है? मतलब अगर मैं एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स लेता हूँ, ये वाली, ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ है, मैंने बस रो 1 को रो 2 कर दिया ना, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ किसी मैट्रिक्स के साथ, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई और 2/2 रख दिया, तो उसके अंदर भी R1 × R2 R1 और R2 की जगह चेंज हो जाएगी, बस, ठीक है। ये इसका मतलब है। इसी तरह यहाँ पे मैंने -5 R2 ऐड की है, या फिर सब्ट्रैक्ट की है, जो मर्जी कहना कह लो, ये वाली एग्जांपल है। इधर क्या रो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, सिंगुलर, यही है कि R1 - 5 R2, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा किसी मैट्रिक्स से, तो उसके उधर भी यही ऑपरेशन होएगा, एग्जैक्टली रो ऑपरेशन, ठीक है। बस ये इसके अंदर देखने वाली बात है। उसके अलावा यही मजाक है छोटा सा कि अगर E इन्वर्टेबल है ना, तो E का जो इन्वर्स है ना, वो भी एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। तो ये एक इसकी कूल सी प्रॉपर्टी है भाई, ठीक है। बस नोट ये करना है कि एक सिंगल रो ऑपरेशन में हो, ज़्यादा नहीं हो सकते, 2 मेरे नहीं गिना के जाएगा, ठीक है। अब बात आती है असल इक्विवेलेंस थ्योरम की। अच्छा, इसके अंदर गौर करने वाली बात ये है कि लाइक रैंडमली सर लाइक
पिछला जो हमारा लेक्चर हुआ था परसों, उसके अंदर भी ना लाइक जबकि ये तो 1.5 का टॉपिक है, हमें 2.2 या पता नहीं क्या पढ़ा रहे थे, उसके अंदर भी रैंडमली ब्रिंगअप करी जा रहे थे कि यार वो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स याद है ना। तो मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लली ये लाइक किसी हद तक किसी वजह से इंपॉर्टेंट ही होंगी जो सर बार बार जिक्र कर रहे थे। नहीं भी हो सकती, लेकिन हमें क्लास में इसका प्रूफ करवाया गया है, तो मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन उसके लिए पहले आपको पहले पढ़ लेते हैं क्या ये इक्विवेलेंस थ्योरम, क्या है इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स क्या हैं। बेसिकली कहा यह जा रहा है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये जब मैं 4 स्टेटमेंट्स आगे बोलने वाला हूँ ना, या तो ये सारी ट्रू हैं या ये सारी फॉल्स हैं, ठीक है। मतलब अगर इनमें से एक भी ट्रू है तो बकाया सारी ट्रू हैं, अगर एक भी फॉल्स है बकाया सारी फॉल्स हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या है इसमें, इस सेट के अंदर, कि ए इन्वर्टिबल है, ठीक है। अब मतलब इसका ये है कि अगर ए इन्वर्टिबल है ना, तो नीचे वाली तीनों स्टेटमेंट्स लाजमी हैं कि ट्रू होंगे, ठीक है। पी इम्प्लाइज क्यू फॉर रियल। अच्छा, तो दूसरी स्टेटमेंट क्या है, ए एक्स इक्वल 0 हैज़ ओनली द ट्रिवियल सोल्यूशन। इसी तरह से और कुछ स्टेटमेंट्स हैं। अब हमें इसका आ जाता है कि प्रूफ, ठीक है। चलो वैसे मैं पढ़ के बता ही देता हूँ है क्या। ए इन्वर्टिबल है, ठीक है। अगर ए इन्वर्टिबल है तो लाजमी है कि ए एक्स इक्वल 0 का सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। मतलब एक्स जो है उसके अंदर खाली जो वैल्यूज़ पड़ी हैं, एक्स एक नल मैट्रिक्स है बेसिकली। और ये कि फिर अगर ये ट्रू है कि ए एक्स इक्वल 0 एक का खाली ट्रिवियल सोल्यूशन है, तो ए जो है उसकी रिड्यूस्ड रो एशेलॉन फॉर्म एग्जैक्टली आई ऑफ एन बनती है। अब इस क्लेम का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर मैं ए को रिड्यूस्ड एशेलॉन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मेरे साथ ये मसला नहीं होएगा कि मेरा ये 0 0 वाला मसला आ जाएगा। मतलब कभी कभी इस तरह से होता है ना, यहाँ पे जो मर्ज़ी पड़ा हुआ और यहाँ पे ए बी सी जो भी पड़ा, तो ये नहीं होगा। लाजमी है कि यहाँ पे मेरा कर्सर कहाँ पे है, हाँ ये यहाँ पे भी 1 होएगा, ठीक है। ये कहा हुआ है। और उसके बाद कहा हुआ है कि ए इज़ एक्सप्रेसिबल एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। अब फ़र्ज़ करो आपको आ जाता है, करो इसको प्रूव करो, तो एक्चुअल प्रूफ इसका बड़ा लंबा होगा, सिवाय अगर हम डिस्क्रीट मैक्सिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फंडामेंटली हम प्रूव क्या करने वाले हैं, हम प्रूव करने वाले हैं कि ये सारी स्टेटमेंट्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। मतलब ए इज़ इक्विवेलेंट टू सी, ए इज़ इक्विवेलेंट टू डी, बी इज़ इक्विवेलेंट टू सी, बी इज़ इक्विवेलेंट टू डी और सी इज़ इक्विवेलेंट टू डी। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है राइट साइड पे, ठीक है। तो लेकिन हमें इसको मैन्युअली प्रूव नहीं करना पड़ेगा। आपको पता ही है ना, जब हम प्रूफ ऑफ इक्विवेलेंस कर रहे होते हैं डिस्क्रीट के अंदर, अगर हमें कहा होता था कि इफ़ एंड ओनली इफ़ पी देन क्यू, अगर हमने ये प्रूव करना होता था ना, तो हमें पहले प्रूव करना पड़ता था पी इम्प्लाइज क्यू को, और उसके बाद हमें प्रूव करना पड़ता था क्यू इम्प्लाइज पे को। तो इतने ज़्यादा प्रूफ कौन करने बैठे, आप देख लो, अगर इतने ज़्यादा हैं इनको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो ये तो हम नहीं करने वाले। तो क्या करेंगे हम करेंगे हम अप्लाई करेंगे हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। वो यही है कि अगर आप ए इम्प्लाइज बी, चलो मैं वैसे लिखी हूँ, फिर से लिखा हुआ है मैंने, अगर आपके पास ये पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप इसी से अगर आप ये स्टेटमेंट्स प्रूव कर सकते हो ना, तो आपने बेसिकली ये प्रूव कर लिया। ये हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म की एप्लीकेशन है। तो यही है कि ए इम्प्लाइज बी, बी इम्प्लाइज सी का मतलब है, अगर मैं यहाँ पे इन्फ्रेंस वाले रूल्स यूज़ करूँ, तो हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म ये कहता है कि ए इम्प्लाइज सी ट्रू है, और अगर ए इम्प्लाइज सी ट्रू है, तो मैं इसी तरह से ये वर्किंग इस्तेमाल करके ना, अगर मैं आगे जाऊँ यहाँ पर, कहाँ पे गया, हाँ, तो लाइक इस तरह से मैं हर किसी की इक्विवेलेंस प्रूव कर सकता हूँ। तो हमें प्रूव करने की खाली ज़रूरत है कि हम ये 4 स्टेटमेंट्स प्रूव करें, ठीक है। ये इतनी डिटेल में किसी भी टीचर ने बताया नहीं था, क्योंकि उनको लगा होगा कि यार क्या चुस मारी हुई है। लेकिन मैंने कहा हमारे कोर्सेज से रिलेट करते तो आपको पीछे की वर्किंग पता होनी चाहिए कि असल में ये क्यों हम इस तरह से प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। हमारा मकसद क्या है, इक्विवेलेंस प्रूव करनी है इन 4 स्टेटमेंट्स की। इतने ज़्यादा वर्किंग की जगह हम खाली इतनी वर्किंग से ही ये प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम ये वर्किंग खाली करेंगे कि ए इम्प्लाइज बी निकालेंगे, बी इम्प्लाइज सी निकालेंगे, सी इम्प्लाइज डी निकालेंगे और डी इम्प्लाइज ए निकालेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब प्रीएम्बल हो गया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का। तो सबसे पहले देखते हैं ए और बी क्या है। ए कहता है ए इज़ इन्वर्टिबल, बी कहता है ए एक्स इक्वल 0 हैज़ ओनली द ट्रिवियल सोल्यूशन। तो अगर आपने प्रूव करना हो कि इफ़ ए देन बी, तो ये इस तरह से होगा, कोई भी ख़ास बात नहीं है। ए एक्स इक्वल 0, दोनों साइडों पे ए का इन्वर्स मल्टीप्लाई कर दिया। ये हम कर ही सिर्फ इसलिए सकते हैं क्योंकि ए इन्वर्टिबल है। तो अस्यूम किया था ना हमने कि ए इन्वर्टिबल है, हमें ये गिवन है, तो हमने जब मल्टीप्लाई किया उसका इन्वर्स दोनों साइडों में, हमें पता चला एक्स इक्वल 0 आ रहा है। एक्स इक्वल्स कोई रैंडम मैट्रिक्स नहीं आ रही कि इसके अंदर कोई पैरामीटराइजेशन हुई हो।
बस हमें क्लीनली मिल रहा है एक्स इक्वल 0। तो इससे पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ये हम वैसे ना कर पाते अगर ए इन्वर्टेबल ना होता। ठीक है, अच्छा जी। तो पहला पार्ट हो गया हमारे प्रूफ का। अब अगला पार्ट करते हैं कि इफ़ बी देन सी। तो इफ़ ए एक्स इक्वल 0 only has one solution, yeah, that is the trivial solution, then a is reducible to I of n। ठीक है, अब आपको शायद याद हो कि जो हम होमोजेनस सिस्टम्स की बात मैं पहले कर रहा था कि होमोजेनस सिस्टम्स का खाली ट्रिवियल सोल्यूशन कब होता है, जब वो इस तरह से आई ऑफ एन वाली फॉर्म में सक्सेसफुली आ सका। तो यही बस बात है। अगर कोई पैरामीटराइजेशन हो रही होती है वगैरह तो इसका लाइक अच्छा देखो, अगर यहाँ पे इस 1 की जगह यहाँ पे मैं 0 डाल देता, आई ऑफ एन ना बन पाता है ना। तो अब ट्रिवियल सोल्यूशन के अलावा नॉन ट्रिवियल भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अब मुझे अगर ये x4 है फॉर एग्जांपल, मुझे x4 को लेट करना पड़ता t के बराबर, और उसके बाद मैं फिर यहाँ पे लाइक अब इन्फिनिट सोल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, सिंगुलर सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता। तो ये हमें पता है कि नहीं होगा क्योंकि ट्रिवियल सोल्यूशन खाली एग्जिस्ट करता है। तो हमें इसीलिए पता है कि ये इस तरह से होगा, बस इतनी सी बात है, ये ऑब्जर्वेबल है। तो वही बात, अगर ये ना होता तो ये होता। ठीक है, बोतल गिर गई। अच्छा खैर, अब इसी से हमने निकालनी है अगली स्टेटमेंट कि सी इम्प्लाइज डी। अगर रिड्यूसिबल है आई ऑफ एन की फॉर्म में तो ये एक प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस है। तो आपको शायद याद हो कि हमने बात की थी कि ई ए जो होता है ना, वो असल में यही होता है कि ए के ऊपर वो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दिया गया है। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि आप ना ई से मल्टीप्लाई करते जाओ वो रो ऑपरेशन करने की जगह। ठीक है, आखिर हम रिड्यूस करते हैं आई ऑफ एन के अंदर, हम रो ऑपरेशन से ही करते हैं ना। तो हमने वही मतलब जो हमारा पहला स्टेप था वो यहाँ पे लिख दिया, फिर दूसरा स्टेप था उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और इवेंचुअली हम करते गए अपने वो रो ऑपरेशंस, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गए जितने भी एन स्टेप्स थे वो इस तरह से मल्टीप्लाई हो गए, और हमें पता चल, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये आई ऑफ एन की फॉर्म में आ गया। तो अब इसी इक्वेशन को यूज़ करके ना हम बारी बारी राइट हैंड साइड पे भेजते जाएंगे इनको, मतलब दोनों साइडों पे मैंने पहले ई सब्सक्रिप्ट एन जो है उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे वो कैंसिल हो गया और राइट साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से ये सारे चले जाएंगे। तो अब आप देख सकते हो कि ए जो है ना काफ़ी ज़्यादा मैट्रिसेस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा गया। अब मैंने पहले बात की थी कि ई का जो इन्वर्स होता है ना, एलिमेंट्री मैट्रिक्स का इन्वर्स, वो भी एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स ही होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक्चुअली ना एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स ही होती है। कैसे? एलिमेंट्री मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि कोई एक रो ऑपरेशन करो और आपको लाइक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से वो मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर किसी भी रो के अंदर मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दूँ तो ये एक लीगल ऑपरेशन है, रो ऑपरेशन, जो कि मुझे आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही दे रहा है। तो इस तरह से पता चलता है कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स है आई। तो अब हमें पता चल गया कि यार ये इन्वर्सेस भी जो हैं ये भी सारे एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं और आई भी एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। तो इससे हमें पता चलता है कि ए जो है वो एक प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस है। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रूफ करना है। अब चौथा, अब हमने ये वाला पार्ट बस प्रूव करना रह गया, डी इम्प्लाइज ए। ठीक है, तो डी इम्प्लाइज ए के अंदर यही है कि इफ़ ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्रीज ए इज़ इन्वर्टेबल। तो यहाँ पे हमने ना बस किया ये है कि आपको पता है कि आई का इन्वर्स आई ही होता है, तो पहले मैंने बस उस तरह से पुट कर दिया। एक सेकंड, एक फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, वो फार्मूला ये है ए बी का होल इन्वर्स जो होता है ना वो होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, तो जब मेरे पास इस तरह की फॉर्म में होता है कुछ, तो ये असल में बराबर है E2 इंटू E1 की होल इन्वर्स। तो इसी तरह से मैंने बारी बारी, अब फ़र्ज़ करो मैं यहाँ इसी के अंदर साथ मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे, चलो एक सेकंड मूवी कर लेते हैं, टूल तो है इसका। अगर यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई हो रहा था E3 का इन्वर्स, तो वो इस तरह से हो जाएगा ना कि यहाँ पे E3 पड़ा होगा और ये इन्वर्स हो रहा होगा। तो अब फिर से आप लेट कर लो E2 E1 को कोई और मैट्रिक्स के नाम से C कर लो, तो ये C इन्वर्स E इन्वर्स नहीं बन गया, E3 इन्वर्स नहीं बन गया। तो इसी तरह से हम इसको बुला E3 और यहाँ पे E2 आ जाएगा
सी की वैल्यू मैं बस पुट कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मैं भी बताने के लिए की थी। तो ये इस तरह से होल इन्वर्स हो जाएगी। तो इस स्टेप को रिपीट करी जाओ ना तो आपके पास ये आ जाता है, इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। और अब हमें नज़र आ रहा है कि ए जो है ना वो एक बड़ी सी मैट्रिक्स का इन्वर्स है, बड़ी तो नहीं वैसे, बस नॉर्मली साइज में। खैर ये बस इन सारी जो प्रोडक्ट लोगे ना, जो आंसर आएगा ना उसका जो इन्वर्स होता है ना वो ए है। और हमें पता है कि एक बहुत पुराना थ्योरम है कि इफ़ ए इज़ इन्वर्टेबल द इन्वर्स इज़ ऑल्सो इन्वर्टेबल एंड इज़ इक्वल टू ए। ठीक है, तो मतलब इन्वर्स भी इन्वर्टेबल होता है, तो ए अगर किसी प्रोडक्ट का इन्वर्स है तो वो इट्स सेल्फ इन्वर्टेबल है। ठीक है, तो ये बस बात हो गई। इससे हमने फिर वो हमने प्रूव कर लिया था और ये हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, तो मैंने वो भी बताया कि किस तरह से हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म अप्लाई होता है। किसी भी टीचर ने इतनी डिटेल में नहीं बताया भाई ये, तो आप बेशक ना करो, बस मकसद था समझाना कि ये कैसे हुआ है, ये मतलब इन स्टेप से कैसे प्रूव हो रहा है कि ये सारी स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। असल में यही एक बस देखने वाली बात थी, आगे बस छोटे छोटे मजाक हैं। मतलब 1.6 के अंदर आके ना इसी थ्योरम के अंदर कुछ एक्सटेंशंस कर देता है वो कहता है ए एक्स इक्वल्स बी जो है ना वो कंसिस्टेंट है फॉर एवरी एन एक्स वन मैट्रिक्स बी, ए एक्स इक्वल्स बी। तो इसके अंदर आपने बस ये करना है कि आपने दोनों साइडों पे ए इनवर्स ले लिया तो दोनों प्रूव हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं आना, ये किसी टीचर ने नहीं करवाया जहाँ तक मुझे पता। ये बस एम ही इन्होंने एक्सटेंशन डाली हुई है, मैंने बस का जिक्र कर दूँ कि खाली यही नहीं है स्टेटमेंट्स जो आपस में इक्विवेलेंट है, इन्हीं इसी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ और स्टेटमेंट्स भी आती हैं जो इक्विवेलेंट हैं इन्हीं के। ठीक है, अब 1.6 की बात हो रही थी तो उसके अंदर एक ही बस सवाल देखने वाला वो ये है कि कंसिस्टेंसी आपने डिटर्मिन करनी हो तो B1 B2 और B3 के अंदर क्या कंडीशंस अप्लाई होंगी कि वो आपका सिस्टम कंसिस्टेंट हो। तो आपने बस यही करना है कि रिड्यूस्ड रो एशेलॉन फॉर्म बनानी है, या रो एशेलॉन बना लो बेशक, और खाली रो एशेलॉन ही बनाओगे तो वही हो जाएगा वैसे। अगर कोई कॉलम अगर कोई रो ज़ीरो आउट हो रही है ना तो इसका मतलब है कि आपको आपको आपका सवाल मतलब बेसिकली सॉल्व हो गया। अब ये लाजमी है अगर कंसिस्टेंट होएगा कि ये इक्वल हो आपस में, तो ये आपको कंडीशन पता चल गई, लिटरली कुछ भी नहीं है, छोटा सा सवाल है। अब अगला यूनिट आ जाता है, उसमें भी कोई ख़ास बातें नहीं है, बस यूनिट 1.7 के अंदर बताया हुआ ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या होती हैं। ठीक है, दो अपर ट्रायंगुलर्स का प्रोडक्ट लो तो वो खुद भी अपर ट्रायंगुलर होता है, दो लोअर ट्रायंगुलर्स का प्रोडक्ट लो तो फिर वो खुद भी लोअर ट्रायंगुलर होता है। अगर आप एक डायगोनल मैट्रिक्स लो तो फिर वो दोनों होती हैं, वो अपर ट्रायंगुलर भी होती है, वो लोअर ट्रायंगुलर भी होती हैं। उसके अलावा आप एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे तो वो एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। बस ये कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ थी, एम बस मजाक है। आगे डायगोनल मैट्रिसेस क्या होती हैं वो भी है, आपको पता ही है, कोई डेफिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे बच्चे नहीं हो आप, बस इन्वर्स लेना है तो यही है कि रेसिप्रोकल हो जाता है उसका। और अगर आपने कोई पावर लेनी तो खाली डायगोनल एंट्रीज के ऊपर वो पावर लग जाती है, कुछ भी नहीं है, बस एक प्रॉपर्टी है उसकी, सिंपल सी बात है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप खुद सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा भाई। सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं ये भी आपको पता है, ये उसके ऊपर कुछ उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि इन्वर्स का ट्रांसपोज लो तो वो असल में ट्रांसपोज के इन्वर्स के बराबर होता है, और वो असल में इन्वर्स के बराबर होता है, पता नहीं ये नहीं, ये जो आखिरी वाला हिस्सा ना ये उसके लिए सिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए। खैर अच्छा, मतलब अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना तो ए का जो ए के इन्वर्स का ट्रांसपोज उसके ट्रांसपोज के इन्वर्स के बराबर होएगा और वो खुद ए के इन्वर्स के बराबर होगा। ये है बस ये असल में यूज़ कहीं नहीं होना, तो टेंशन ना लो, इतनी कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं किताब में और बस आई कहीं नहीं हुई। 1.8 और 1.9 असल में बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो हमारे सेशनल 1 के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो सीधा 1.10 पे आ जाते हैं। इसके अंदर बस अब कुछ एक्चुअल सवाल है जो मेरा ख्याल है प्रॉबेबली पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये वो आपको पता ही है, असाइनमेंट में एक सवाल आया हुआ था ट्रैफिक फ्लो वाला, ये वही चीज़ है। तो नेटवर्क एनालिसिस जो है ना वो यही है कि एक ही पॉइंट पे आप देख सकते हो कि 30 यूनिट्स आ रहे हैं और x1 + x2 चीज़ें जा रही हैं, तो इस तरह से आपने ना बस हर जो इंटरसेक्शन है उसके लिए आपने बता देना है कि यार ये इक्वेशंस है, ये बस ये सवाल है। अगर आप इन इस डायग्राम को इंटरप्रेट करना है आपने, और आपने सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिख लेने और आगे बस नॉर्मली सॉल्व करना है x1 x2 x3 के लिए। ठीक है, तो ये भी बस छोटा सा मजाक ही है। अब आगे थोड़ा सा बस जो थोड़ी सी इसमें अंदर देखने वाली चीज़ होती है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वाले सवाल होते हैं। वो यही है कि ओहम लॉ अप्लाई होता है, किरचॉफ्स रूल अप्लाई होते हैं, तो ये क्या है। तो ओहम लॉ तो आपको पता ही है, वो नहीं मुझे बताने की ज़रूरत। KCL और KVL जो है वो देख लेते हैं। तो KCL यही कहता है कि अगर कोई सर्किट है इस तरह तो किसी भी पॉइंट के ऊपर ना, ये जैसे पॉइंट है,
अगर इस तरह से कोई सीन है तो जितनी करंट अंदर आ रही है ना उतनी ही बाहर जा रही है, बस इतनी सी बात है। तो मतलब अगर ये I1 है तो I1 इक्वल्स I2 प्लस I3 है। तो आप ये इस्तेमाल करते हो लीनियर इक्वेशंस बनाने के लिए, KCL। और इसी तरह KVL है, ये थोड़ा बस देखने वाला है कि यहाँ पे मैंने बैटरी लगाई हुई है फॉर एग्जांपल, ये पॉजिटिव है। हाँ अच्छा, इसमें कन्वेंशनल करंट फॉलो होती है। खैर ये रेजिस्टेंस लगा दी मैंने यहाँ पे कोई, यहाँ पे मैंने कोई रेजिस्टेंस लगा दी, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा दी। और मैं बता रहा हूँ कि चलो ठीक है, यहाँ पे जो करंट जा रही है वो इतनी है, I1 है। यहाँ पे जितनी करंट जा रही है वो I2 है। यहाँ पे जितनी जा रही है वो I3 है। तो आप बस ये देखोगे अच्छा करंट इस वाले लूप के अंदर इतनी इस डायरेक्शन में जाएगा, तो आपने ये जो वोल्टेज है इसको पॉजिटिव कंसिडर करना है, और जो रेजिस्टेंसेस की वजह से I/R आ रही है उसको आपने नेगेटिव कंसिडर करना है, या फिर आप बस इक्वेशन की दूसरी साइड पे लिख दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा I1 R1 और प्लस हो रहा है ये I2 R2 से। तो ये बस इस लूप की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरह से आप इस लूप के अंदर भी देख लोगे। तो इसके अंदर बस ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे वोल्टेज आपको नज़र नहीं आ रही कहीं भी इस लूप के अंदर, है ना। तो आपने बस ये मेरा ख्याल इस तरह से हो जाएगा, ये I3 जो है और R3 जो है ये ऑब्वियसली नेगेटिव वोल्टेज होंगे, तो इसको हम इस साइड पे लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये कि I2 जो है ना उसकी डायरेक्शन इस लूप की डायरेक्शन के मतलब यहाँ पे तो क्लॉकवाइज होती है ना, ये काउंटर क्लॉकवाइज जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। नहीं नेवर माइंड, उल्टा बोल दिया, इस तरह से जा रहा है। हाँ काउंटर क्लॉकवाइज जा रही है I2। तो इसका साइन असल में ये, चलो मैं इंसानों की तरह लिख देता हूँ यार, ये है I3 R3 माइनस I2 R2। अभी सवाल करेंगे अगर नहीं समझ आ रहा कोई मसला नहीं। खैर कोई वोल्टेज नहीं है इसलिए इस तरह से कर दिया। मैं तो वैसे यही करता हूँ कि मैं वोल्टेजेस को एक साइड पे लिख देता हूँ और रेजिस्टेंसेस को एक साइड पे लिख देता हूँ, और जहाँ पे डायरेक्शन उल्टी हो वहाँ पे माइनस का साइन डाल देता हूँ। मैं इस तरह से करता हूँ, यही सही तरीका है वैसे। खैर अच्छा, ठीक है, KCL हो गया, KVL हो गया। अब एप्लीकेशन के ऊपर आता है। जनरल थ्योरी समझ आ गई है, तो अब हम इसकी प्रॉब्लम्स करते हैं। तो एग्जांपल 1.10.4 के अंदर हमें कुछ एक सर्किट दिया हुआ है। ये दो बैटरियां लगी हुई हैं, एक 50 वोल्ट की, एक 30 वोल्ट की, और ये एक 5 ओहम की रेजिस्टेंस है, एक 20 ओहम की रेजिस्टेंस है, एक 10 ओहम की रेजिस्टेंस है। ये I1 I2 I3 हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम KCL अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये A और B के अंदर जो पॉइंट्स हैं हम देखते हैं यार, चलो ठीक है कौन सी करंट्स है किधर तक जानी है वगैरह। तो ये असल में इक्विवेलेंट स्टेट लाइक A और B दोनों के अंदर लाइक जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, दोनों इक्वेशंस आपस के एक ही इक्वेशन है असल में, और वो ये है कि I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल 0, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम KVL अप्लाई करते हैं बकाया इक्वेशंस के लिए। अब किरचॉफ जो वोल्टेज रूल है, या किरचॉफ जो मर्जी लूप रूल यूज क्या जो मर्जी कह लो, उसके हम लूप बाय लूप करते हैं। तो पहले लेफ़्ट इनसाइड लूप जो है उसके अंदर आप देख सकते हो कि ये लाल एरो के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो की हुई है, और I1 भी उस डायरेक्शन को ओबे कर रहा है। तो यहाँ पे कोई पुट्ठा काम नहीं हो रहा, सीधा सवाल है कि 50 वोल्ट्स इक्वल्स I1 इंटू जो R1 है हमें पता है 5 है, तो इसलिए 5 यहाँ पे आ गया। तो इधर फिर इसलिए यहाँ पे आ जाता है 50 इक्वल्स 5I1 प्लस 20I3। अब वापस इधर आते हैं, अब हम खाली इस लूप की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि I2 की जो डायरेक्शन है वो असल में हमारे लूप की जहाँ पे डायरेक्शन होनी चाहिए उसके ऑपोजिट है। तो इसीलिए ये एक नेगेटिव साइन के साथ हम रखेंगे। उन्होंने नेगेटिव साइन के साथ नहीं किया, उन्होंने बस साइड चेंज कर दी है। इसी तरह से I3 की भी डायरेक्शन ऑपोजिट है, जहाँ पे करंट का फ्लो है उसके ऑपोजिट है। तो इसीलिए हमने उसको भी नेगेटिव साइन से लिखा है, और उन्होंने नेगेटिव साइन पे लिखने की जगह सीधा बस लेफ़्ट साइड पे ले गए हैं। बस ये फ़र्क है इनका। तो कुछ भी नहीं है इसमें देखने वाला, बस ये चीज़ थे बकाया। बस ये इक्वेशंस आ गई, आपने मैट्रिक्स बना दी बड़ी सी, और आपने बस सॉल्व कर लिया, तो आपको I1 I2 I3 मिल गया। अगले किस्म का जो सवाल है वो है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। तो ये आपको एक इक्वेशन दी होगी इस तरह से, ये मीथेन डाला हुआ है, ऐसा 2O2 डाला हुआ है, जो मर्ज़ी है। वैसे पता नहीं क्यों 2 यहाँ पे डाला हुआ है, हमने तो देखना ही नहीं है। खैर
CO2 प्लस H2O वगैरह इस तरह से। तो आपने जो बाहर वाले नंबर्स हैं इनको इग्नोर करना, आपने बस x1 x2 x3 x4 लिख देना इस तरह से। फिर आपने ना देख अब लाइक हर एलिमेंट की बारी जाना है। तो सबसे पहले हम कार्बन की बात कर लेते हैं। आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि वो x1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं खाली और x3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद आप हाइड्रोजन को देखोगे, लेफ्ट साइड के ऊपर वो H4 लिखा हुआ है, तो ये 4x1 बन जाएगा, मतलब 4 हाइड्रोजन एटम्स इनटू x1, मतलब जो भी इस कलेक्टिव की अमाउंट है उतनी बार, ठीक है। और राइट साइड पे आप देख लोगे कि x4H2 है, तो ये पता चल जाएगा कि 2x4 के बराबर है 4x1। फिर ऑक्सीजन की बात आ गई। ऑक्सीजन जो है वो लेफ़्ट साइड पे देखो 2 है, राइट साइड पे देखो तो 3 है। तो लेकिन असल में उन्होंने 2x3 है प्लस x4 है, तो इस तरह से लिखना सही, उन्होंने सही किया, मैं खच मार रहा हूँ। खैर ये बस देखने वाली चीज़ है। इससे फिर आपको ये इक्वेशंस मिल गई, तो आपने वो मैट्रिक्स बना ली, आपके पास आंसर आ गया। अच्छा जी, इस वाली के अंदर वैसे पैरामीटराइजेशन होएगी, इसके इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन तो इसके अंदर घबराना नहीं है, बस आपने सॉल्व कर देना, जो आ जाएगा होगा। आगे बात है फाइंडिंग अ पोलिनोमियल पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट्स। आपको कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, 3 दिए हैं 4 दिए हैं, तो आपने बस आपने एक ऐसा पोलिनोमियल उनको देना है जो उन सारे पॉइंट्स में से गुजर रहा हो, ठीक है। तो अगर आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं ना, आपके पोलिनोमियल की डिग्री 3 होगी। अगर आपको 5 पॉइंट्स दिए, आपके पोलिनोमियल की डिग्री 4 होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, पोलिनोमियल जो है आपका वो होगा इस तरह से a0 प्लस a1x1। तो ये किसके लिए, 2 पॉइंट्स के लिए। अगर इसी तरह से 3 पॉइंट्स होते तो मुझे यूँ करना पड़ता। तो जितनी टर्म्स है ना उतने पॉइंट्स हैं, जितने पॉइंट्स उतनी टर्म्स आपने बनानी है अपनी पोलिनोमियल के लिए। अब ये एक सवाल है उसी का, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करना है वो भी देख लेता हूँ। पोलिनोमियल हमने उसी तरह से बना लिया कि ये फॉर्मेट है, हमें इसके लिए क्यूबिक पोलिनोमियल लगेगा, 4 पॉइंट्स हैं इसलिए डिग्री 3 चाहिए होगी। इतनी बात हो गई। अब करना कैसे है, आप एक मैट्रिक्स बना लो जिसके अंदर आप यूँ हर पोलिनोमियल को ना यूँ लिख दो। अब आपने फाइंड जो करना है ना वो a0 a1 a2 और a3 फाइंड करना है। x की जो वैल्यूज़ है ना वो आप खुद पुट करोगे उन पॉइंट्स में से। तो मतलब आप पहला पॉइंट आप पहली इक्वेशन बना लोगे, मतलब पहला पॉइंट जब आप इस इक्वेशन में डालोगे ना तो पहली इक्वेशन मिल जाएगी आपको। दूसरा पॉइंट जब इस इक्वेशन में डालोगे आपको दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी, एंड सो ऑन। इस तरह से आपको पता चल जाएगा। आपके पास ना a0 और a3 तक जो सारे हैं, इन सब की लीनियर इक्वेशंस मिल जाएंगी। लीनियर इक्वेशंस मिल जाएंगी तो आप मैट्रिक्स बना सकते हो, इस तरह से नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ भी नहीं है। अगर नहीं समझे मैं एक बार फिर से बता तो सिंपली इधर करके कि यहाँ पे हुआ ये है, एक सेकंड साथ पॉइंट्स भी लिख लेता हूँ। ये पॉइंट्स हैं, सही है। अगर ये पॉइंट्स हैं हमारे पास और ये इक्वेशन है, तो मैं जब यहाँ पे पहला पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, तो x1 ये है x1 और ये है y1। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे आ जाएगी 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, और ये बराबर है y1 के, मतलब 3 के। तो हमें इस तरह से पहली इक्वेशन मिल गई। इसी तरह अगर मैं दूसरे पॉइंट के लिए इस इक्वेशन को इस्तेमाल करूँ तो a0 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2a1 प्लस 4a2 प्लस 8a3, और ये बराबर होएगा -2 के। तो हुआ यही है कि मैंने बस x और y की वो वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। आप अस्यूम करो कि ये है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इक्वेशंस मिल जाएंगी। इक्वेशंस मिल गई तो आपने बस सारा कुछ आपके पास पड़ा हुआ है, आपने बस रो एशेलॉन फॉर्म बनाई है, जिस तरीके से करना कर लो। अब आखिरी जो किस्म का सवाल है इस चैप्टर का वो यही है कि आपको मतलब कभी इस तरह का भी सवाल दे दें अगर, तो डरना नहीं है कि यार ये कैलकुलस कहाँ से आ गया, मैंने क्लास में इस तरह के सवाल किए ही नहीं। ये हमारे पास एक कर्व है साइन πx²/2 का, और आपको कहा है 0 से 1 तक जो x की वैल्यूज़ है ना उन सब के लिए जो एरिया अंडर द कर्व है वो निकालना है आपने। एरिया अंडर द कर्व निकालना है, आपको पता है इंटीग्रेशन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साइन की क्लीनली होएगी नहीं यहाँ पे आपके पास। अगर फ़र्ज़ करो नहीं हो रही है, फ़र्ज़ कर लो, हाँ वैसे x² है, इसकी नहीं होएगी। तो ये इम्पॉसिबल इंटीग्रल है, तो आप क्या करोगे, आप ना x की कुछ वैल्यूज़ ले लोगे गिवन रेंज में से 0 और 1 से। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने 0.25, 0, 0.5, 0.7 और 1 चूज़ किए हैं। ये 4 पॉइंट्स चूज़ कर लो
और जो फंक्शन है ना जिसके आप एरिया अंडर द कर्व निकालना चाह रहे हो उसके अंदर पुट कर दो। तो उन्होंने ये कुछ वैल्यूज़ चूज़ की हैं और उनको जब पुट किया है ना तो उनको वाई की वैल्यूज़ भी मिल गई हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो अब उनको एक्स और वाई के पेयर्स मिल गए हैं ना, मतलब एक्स ज़ीरो जब मैंने डाला है तो इसके अंदर जो आंसर आता है मुझे फंक्शन का, मतलब एफ ऑफ ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से अगला जो पॉइंट होएगा वो 0.25 और यहाँ पे एफ ऑफ 0.25 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ना सेट ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे जिसके अंदर से ये फंक्शन गुजर रहा है, ठीक है। जितने ज़्यादा पॉइंट्स लोगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेट आपकी अप्रॉक्सीमेशन होंगे, लेकिन जनरली इतने भी बहुत होते हैं। इस तरह से आप करते जाओगे, आपके पास फाइनली यहाँ पे इनके पास 5 पॉइंट्स आए हुए हैं, तो 5 पॉइंट्स आ गए। 5 पॉइंट्स अगर आ गए तो आपने बेसिकली ये करना है, इधर आ जाओ, आपको 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपने कोई पोलिनोमियल बनाना है जो चौथी पावर तक जा रहा हो और आपने इसी मेथडोलॉजी से सारा सॉल्व करना है। आपके पास इस तरह का कोई पोलिनोमियल आ जाएगा। जब वो पोलिनोमियल आ जाएगा आपने उसको ये कैलकुलस के अंदर, वो जो कैलकुलस कह रहा हूँ, इंटीग्रल के अंदर डाल देना और वो अप्रॉक्सीमेशन आपको मिल जाएगी। फिर आपको पता ही है कि एक्स और एक्स स्क्वायर मतलब पोलिनोमियल वगैरह इंटीग्रल किस तरह से सॉल्व करते हैं। मतलब अगर इस तरह से है ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर है तो आप बस इंटीग्रल स्प्लिट कर देते हो, यहाँ पे ए एक्स हो जाता है डी एक्स प्लस बी इंटीग्रल ऑफ बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, और कॉन्स्टेंट्स बाहर ले जाते हो तो वो आगे पावर रूल लग जाएगा, यहाँ पे x3/3 बाहर b पड़ा होगा और उसका वैल्यूएट कर लोगे 0 से 1 तक। तो ये इस तरह से सॉल्व होना है। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब आखिरी जो छोटे मोटे बस मजाक है चैप्टर 2 के, वो ये है कि को फैक्टर क्या होता है। अब लिखा हुआ है, और एक सेकंड माइनर वाली स्लाइड, हाँ पहले ये बताता हूँ। हाँ अच्छा, आपके सामने एक मैट्रिक्स दी हुई है, आपने ना उसका M11 मतलब इसका है माइनर ऑफ एलिमेंट 1, माइनर ऑफ एलिमेंट एट रो 1 एंड कॉलम 1, इसका ये मतलब है। तो आपने जब अच्छा चलो, एक चीज़ होती है माइनर मैट्रिक्स, ठीक है, उसके अंदर ये होता है किसी भी एलिमेंट के ना माइनर्स होते हैं 1 M12, तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो हम खाली M11 फाइंड कर रहे हैं, तो ए जो मैट्रिक्स है यहाँ पे इस रो के और इस कॉलम के अलावा जो चीज़ें बचती हैं ना उनका डिटर्मिनेंट ले लेना, ठीक है। तो ये आपको M11 मिल जाएगा। इसी तरह से आपने अगर M32 निकालना है तो आपने रो 3 और कॉलम 2 के अलावा जो चीज़ें बचती हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 - 4 2 6 बचता है, तो वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देना और आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर को फैक्टर क्या होता है? को फैक्टर बेसिकली माइनर ही है, बस -1 की किसी पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है। वो पावर क्या है? i+j, ठीक है। तो बस इसके अंदर होता ये है कि वो बस इस तरह की फॉर्मेशन सी बन जाती है, यूँ ब्रिक्स ही बन जाती है बस, ठीक है। तो ये बस को फैक्टर का फॉर्मूला। अब एडजॉइंट या एजुगेट मैट्रिक्स ज़्यादातर लोग खाली एडजॉइंट के नाम से जानते हैं, लेकिन कभी कभी एजुगेट भी कहते हैं इसको। तो अगर सवाल में आज तो कन्फ्यूज़ ना हो जाना, ये एक ही चीज़ होती है। तो आपके पास एक मैट्रिक्स है दी हुई, तो इसका जो एडजॉइंट होएगा ना वो बेसिकली को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होएगा। तो को फैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है? को फैक्टर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर आपके हर अगर आपके पास एक 3/3 मैट्रिक्स थी ए, ठीक है, तो उसका जो 3/3 ही आंसर होएगा को फैक्टर मैट्रिक्स का। और यहाँ पे मतलब जो पहली वाली एलिमेंट है ना उस एक सेकंड नहीं, हाँ यही होगी, चलो ठीक है, इस तरह से समझ आ जाएगा। ये को फैक्टर मैट्रिक्स होती है। मतलब यहाँ पे को फैक्टर 1 1 आ जाएगा, मतलब रो 1 और कॉलम 1 का जो को फैक्टर है वो आ जाएगा। यहाँ पे रो 1 और कॉलम 2 का आ जाएगा। इस तरह से हर एलिमेंट अपनी कॉरस्पॉन्डिंग जो को फैक्टर्स होते हैं ना वो रखता है। तो ये को फैक्टर मैट्रिक्स होती है, और एडजॉइंट बस उसका ट्रांसपोज होता है, ठीक है। आगे बात आ गई इन्वर्स की। इन्वर्स क्या होता है आपको पता ही है, ये बस उसका फॉर्मूला एक और है जो हम ज़्यादातर हम ऐसे ये यूज़ करते रहे पहले भी। तो बस ये एडजॉइंट को आप डिवाइड कर दो अब उसके डिटर्मिनेंट से, ठीक है। तो एडजॉइंट की बस इतनी सी बात है। ये को फैक्टर क्या होता है, माइनर क्या होता है और एडजॉइंट क्या होता है, इस यूनिट में ये चीज़ें देखने रहे।
हाँ, एक बात रह गई इस यूनिट के अंदर, यही है कि डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन की एक क्विक टेक्निक है। हमें वैसे वरना 3/3 के लिए आपको पता है वो पहले आई प्लस जे वाला, खैर जो भी है वो करना पड़ता था ना, वो नहीं करना पड़ेगा अब। उसकी जगह आप ये एरोज वाला मेथड यूज़ कर सकते हो। तो एरोज वाले मेथड के अंदर क्या होता है, अगर आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है, जैसे कि ये है, कहाँ गई कोई अच्छी मैट्रिक्स, ये ले लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो मैट्रिक्स बनाई। अब मैं आखिरी वाले कॉलम को एक्सक्लूड करके ना बकाया सारी मैट्रिक्स फिर से आगे लिख देता हूँ, लिख दी। अब मैं कुछ एरोज बनाऊँगा यूँ, जिन एलिमेंट्स में से ये क्रॉस कर रहे हैं ना, ये 2 भी इसके अंदर ठीक है। तो वो यहाँ पे अच्छा मल्टीप्लाई होते रहेंगे आपस में। एक सेकंड, कहाँ पे गया, मतलब 3 × 5 × 8 प्लस 1 × 6 × 1 प्लस, वैसे -4 है यहाँ पे तो ब्रैकेट्स में डाल देता हूँ, -4 × 2 × 4, ठीक है। तो आपने पहले इतना निकालना है, उसके बाद आपने उल्टे एरोज बनाने हैं, ठीक है। और इसी तरह से वो सारा कर लेना, और जो इनके प्रोडक्ट्स और एडिशन का आंसर आएगा ना, आपने बस इसको ये लाल वाले एक्सप्रेशन से माइनस कर देना। तो ये माइनस हो जाएगा 1 × 5 × -4 से, यहाँ पे साथ में ब्रैकेट्स के अंदर ही प्लस डाल रहा हूँ, और अगले एरो के लिए इस तरह से आप हर एरो के लिए करते रहते हो। तो ये एक क्विक टेक्निक है डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। तो ये इसका इस तरह से रफली एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है। अब इसके अलावा ये यूनिट ख़त्म हो गया, आखिरी यूनिट रह गया जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो इसके अंदर बस यही है कि डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं ना, उनके ऊपर रो ऑपरेशंस होते हैं ना, तो बस उसके ऊपर फ़र्क ये आता है कि, अच्छा एक सेकंड पहले देख लेते हैं लीगल ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। ये लीगल ऑपरेशन है कि आप किसी भी रो को ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और अगर आप ये करते हो तो अब आपने बेसिकली ना ओरिजिनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आ रहा था उसके अंदर आपने के मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब डिटर्मिनेंट के ऊपर जो रो ऑपरेशंस होते हैं वो ये 3 किस्म के होते हैं, ठीक है। ये है एक हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई, अगर ये सारे के अंदर कोई एक कांस्टेंट कॉमन है तो हम कॉमन ले सकते हैं, और वो कॉमन बाहर आ जाता है किसी रो का, ठीक है। अगर ना भी हो तो हम मतलब बस 1/2, अगर लाइक इस तरह से है कुछ, पेंट ही खोला हुआ भाई, अच्छा अगर इस तरह से कुछ है 2 3 1, और मैं इसमें से 2 कॉमन लेना चाह रहा हूँ, तो मैं ऑब्वियसली ये कर लूँगा 2, यहाँ पे 1 आ गया, 3/2 आ गया, और यहाँ पे 1/2 आ गया। तो बस लाइक सिंपल सी बात है। आगे डिटर्मिनेंट, हाँ ठीक है। आप अगर जो है कोई रो आपस में इंटरचेंज करते हो, मतलब यहाँ पे ये वाली रो इस वाली रो की इंटरचेंज की हुई है, तो बाहर जो है ना वो माइनस आ जाता है। इसी तरह से अगर आप किसी को प्लस करते हो तो वो असल में उसके बराबर ही होती है। लाइक आपको बाहर कोई, यहाँ पे तो ये करना पड़ा था ना, बाहर के डालना पड़ा था, बाहर माइनस डालना पड़ा था, लेकिन अगर आप रो 1 + रो 2 वाला ऑपरेशन करते हो तो कोई मसला नहीं होएगा, वो नहीं आपको कोई बाहर कुछ चेंज करना पड़ता। तो ये बस 3 ऑपरेशन हैं डिटर्मिनेंट्स के। और हाँ, तो बस इसको इस्तेमाल करके डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर इसको इस्तेमाल करके डिटर्मिनेंट निकालना है तो सबसे पहले आप रो एशेलॉन फॉर्म बनाते हो, जो भी आपके पास सवाल है। तो आपके पास अगर रो एशेलॉन आ गया तो वो इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, 1 1 1, नीचे 0, इधर 0, इधर 0, ऊपर बकवास लिखी है, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो अब एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की कि खाली आपने इनका प्रोडक्ट ले लिया तो आपको वो मिल जाएगा। इसकी वजह ये है कि अगर आप फिक्स कर लो, मतलब हम क्या करते हैं ना 3/3 का लेते हैं, तो मैं ये वाली चीज़ें फ़िक्स कर लेता हूँ। चलो मैंने, हाँ ये कॉलम मैंने फ़िक्स कर लिया, और अब मैं यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय ये जो चीज़ आ रही है 1 1 0 C कह लो इसको, ठीक है। आगे मैं चाहे जो मर्ज़ी डालता रहूँ, यहाँ पे है तो 0 ही ना, तो वो 0 हो जाएगा पूरा। तो इस तरह से छोटे में आ गए, फिर इसके बाद आप इसको फिक्स कर लोगे। तो लाइक एक्चुअली जो हो रहा होता है ना वो बस यही हो रहा है कि डायगोनल, बस यही है कि ज़ीरोज़ की वजह से वो पूरी ख़त्म होती जाती है। तो
आपने करना ये है कि रो एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यकीनन कुछ बाहर किए आ जाएंगे या माइनस के साइन आ जाएंगे तो कोई मसला नहीं, बाद में आप उसको भी आंसर से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये तरीका डिटर्मिनेंट निकालने का रो ऑपरेशन है। अब इसी तरह से कॉलम ऑपरेशंस भी होते हैं। तो आपने कॉलम ऑपरेशंस के अंदर भी एग्जैक्टली वही रूल्स हैं। ओह ओके, एग्जैक्टली हाँ सही है, वही रूल्स हैं। मतलब बस आपने ये करना है कि इस तरह से हो जाएगा, ज़ीरो इधर आ जाएगा। क्योंकि आप अगर करने बैठे हो ना कॉलम ऑपरेशंस के साथ, आपको आप बनेगा यही, ठीक है। आप इधर 1 बनाते हो, उसके बाद आप कहते हो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, ताकि फिर यहाँ पे ज़ीरो बन जाए। इस तरह से आप कॉलम 3 माइनस फॉर एग्जांपल 2 कॉलम 1 कहते हो, तो यहाँ पे भी ज़ीरो बन जाता है। तो इस तरह से आप बनाए खाली अपर ट्रायंगुलर सॉरी लोअर ट्रायंगुलर बना सकोगे। लोअर ट्रायंगुलर बन गई तो फिर आपने बस डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आखिरी एक आध बात रह गई है, वो यही है कि को फैक्टर एक्सपेंशन क्या होती है। तो जो असल में हम मेथड यूज़ करते आ रहे हैं ना, उसको को फैक्टर एक्सपेंशन ही कहते हैं। बस हमें बताया नहीं गया था कि इसके पीछे वर्किंग है। हमें कहता था ये देखो हमने रो फिक्स कर लिया, कॉलम फिक्स कर लिया, लेकिन असल में फॉर्मूले पीछे ये होता है। तो अगर फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे कह रहा था कि रो फिक्स कर लिया इस तरह से, तो रो 1 फॉर एग्जांपल हम कोड फिक्स करते हैं, ठीक है। तो ए का डिटर्मिनेंट जो है वो होगा पहली रो के अंदर जो एलिमेंट है यहाँ पे A11, उसके बाद जो बकाया नीचे यहाँ पे थे वो को फैक्टर ही तो होता है, ठीक है। तो इधर देखो ये है, तो ये वाला रीजन इस एलिमेंट का को फैक्टर ही है। बस वो -1 वाली बात है कि आपने कब माइनस लगाना है कब नहीं लगाना। तो वो ऑल्टरनेटिव साइंस हम लगाते होते हैं ना, वो इसलिए लगाते होते हैं, सी की वजह से लगाते होते हैं। तो ये वही चीज़ है। इसी तरह से कॉलम भी हम फिक्स कर लेते थे रो की जगह, तो बस उसको दिखाने के लिए ये डिफरेंट फार्मूला बनाया हुआ है। ये बस होती है को फैक्टर एक्सपेंशन। तो जो हमारा पुराना तरीका है ना, ये वही है। बस आपने शुरू में ये एक लाइन लिखते नहीं टीचर को खुश करने के लिए, बस आई की जगह वो रो लिखते नहीं है या वो कॉलम लिखते हैं जो आप फिक्स कर रहे हैं। आखिरी बात रह गई है डिटर्मिनेंट यूजिंग रो ऑपरेशंस एंड को फैक्टर एक्सपेंशन, ठीक है। अब ये पिछले वाले मेथड का और इस वाले मेथड का मिक्सचर है। तो आप करते ये हो कि आपके पास एक मैट्रिक्स आती है, आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना। तो सबसे पहले आपने करना यह है कि यहाँ पे किसी तरीके से 1 बनाना है। यहाँ पे अगर 1 बन गया ना तो आपने नीचे 0 बना देना है, सही। अगर ये हो गया तो उसके बाद आपने कुछ भी नहीं और करना, यहाँ पे 1 वगैरह ना बनाने बैठो, आप को फैक्टर एक्सपेंशन करो। को फैक्टर एक्सपेंशन इस तरह से करो कि ये वाली कॉलम फिक्स कर लो, तो आपके पास फिर जो एंड पे आएगा ना वो ये इस चीज़ का डिटर्मिनेंट आंसर आएगा ऑब्वियसली। फिर आपने ये जो इस ब्लॉक में था यहाँ पे वो चीज़ें लिखी हुई हैं। अब आपने इधर ना किसी तरीके से 1 बना लेना और यहाँ पे 0 बना लेना, और आपने ये रिपीट करते जाना जब तक आपको छोटी छोटी मैट्रिक्स ना मिलती जाएँ। ये तो मैंने वैसे मकसद तो हमारा 2x2 में ही आना होता है, तो ये वैसे एक ही स्टेप में हो गया। लेकिन अगर ये 5x5 होती है तो पहले हम 5x5 से 4x4 में आते हैं, 4x4 से 3x3 में आते हैं, फिर 3x3 से जब हम 2x2 में आते हैं तो हम डायरेक्टली बस आंसर निकाल लेते हैं जब हम इस फॉर्म में आते हैं, ठीक है। अब आगे 2.3 की बातें मैंने बस यहाँ स्लाइड्स बना दी हुई, कुछ है नहीं, बस क्रैमर्स रूल है क्या होता है। तो वो इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि हमें वो जो ईमेल आई थी ना उसके अंदर लिखा हुआ है कि कहाँ गया सिलेबस फॉर मिड 1, इसमें लिखा हुआ है ये सिलेबस है, तो यहाँ पे 2.3 नहीं लिखा हुआ। तो क्रैमर्स रूल वाली चीज़ें नहीं आनी। तो अब सीधा हम पास पेपर्स पे आ जाता है। पास पेपर्स के अंदर ज़्यादा कोई चीज़ें देखने वाली नहीं है। फॉल 21 का अगर हम पेपर देखें ना तो पहला तो काफ़ी इजी है। एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दी हुई है, आपको पहले ही रो एशेलॉन फॉर्म में किया हुआ, आपने बस बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन लगानी है और आपने आंसर्स निकालने हैं। थोड़ी सी पैरामीटराइजेशन करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि एक आध लीडिंग वंस नहीं पड़े हैं हमारे पास, या वेरिएबल्स के लिए नई चीज़ें पढ़ें, तो बस वो करना है। 5 मुफ्ते के मार्क्स, बिल्कुल ईजी सा सवाल। उसके बाद ये बी की कंडीशंस वाला जो सवाल था मेरे ख्याल 1.7 से ये भी आपने बस मैट्रिक्स बना ली, आपने इसको IFN की फॉर्म में ले आए। अगर नीचे वाली रो 0 आउट हो रही है तो आपके पास खुद ही पता चल जाएगा कि कंसिस्टेंट है। अच्छा एक सेकंड, आप इसको ना ये सवाल है आपका, आप इसको रिड्यूस करने बैठते हो, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे कोई आंसर्स वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है।
तो अगर यहाँ पे आ गया तो इसके अंदर B1 और B2 और B3 के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये तमाम वैल्यूज़ के लिए B1 और B2 और B3 की सिस्टम कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर आपका इस तरह से आ रहा हो कि ये वाली रो फॉर एग्जांपल ज़ीरो आउट हो गई है, या तो इस तरह से कुछ हो गया और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जो मर्ज़ी है, तो अब जो है ना यहाँ पे जो चीज़ पड़ी है उसका ज़ीरो होना ज़रूरी है, और इससे आपको पता चल जाएगा कंडीशन क्या है। तो वो मैंने पहले भी किया था इस तरह का सवाल, ऊपर है यहाँ पे कहीं 1.7 में था आई थिंक, तो 1.7 नहीं 1.7 में, हाँ 1.6 में था, ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वही एग्जांपल है कि एक रो ज़ीरो आउट हो गई थी, तो यहाँ पे B3 माइनस B2 माइनस B1 आ रहा था, तो उसको हमने इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दिया, और इससे हमें पता चल गया कि B3 के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। B3 पे ये रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी कि B1 और B2 की समेशन के बराबर होएगा वो, ठीक है। इसी तरह से आगे हम क्लास पेपर्स की बात करें तो अगला जो आखिरी सवाल है यहाँ पे वो है इन्वर्स एल्गोरिदम यूज़ करना, तो वो तो ईजी है। और आगे उन्होंने कहा हुआ है ऑल्सो एक्सप्रेस B एज अ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्री मैट्रिसेस। तो यहाँ पे बेसिकली हर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगी, और आपने ना उसी ऑर्डर के अंदर B से बस वो मल्टीप्लाई करते जाना है। तो मसला बस ये आ सकता है कि इसके अंदर रो 3 का मसला अगर आ गया तो वो मुझे नहीं पता क्या करना है, हमें नहीं पढ़ाया हुआ ये, लेकिन पता नहीं, क्योंकि रो 3 के ऊपर अगर कुछ आ रहा होगा तो फिर वो इसके ऊपर नहीं इफेक्ट होएगा, क्योंकि इसके ऊपर है ये। तो ये मुझे नहीं पता, बस पास पेपर में मिल गया, लेकिन आपको पता है कि हो सकता है कि 1.7 या 1.8 का ना हो, सॉरी 1.8 या 1.9 का ना हो, तो इसका मुझे नहीं पक्का पता, लेकिन ऊपर वाले दो देखे तो बड़े आसान आसान सवाल आए हैं पहले पास पेपर्स में। इसी तरह अगर थोड़ा और रिसेंट देखें स्प्रिंग 24 का, तो ये खाली ऐसे ही कहीं मिला मुझे। क्वेश्चन 1 बड़ा इजी सा है कि गिवन मैट्रिक्स जो है ना एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है लीनियर सिस्टम के लिए, आपने बस कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिखनी है, तो वो तो आपको पता ही है, आपने बस लिख देना x+3y + 0z की जगह खाली वो ख़त्म ही हो जाएगा, और इक्वल टू 2। इसी तरह से -2x -4y + 7z = 4। तो ये आपका ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में क्या करना है, गॉसियन एलिमिनेशन। गॉसियन एलिमिनेशन का आपको मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि खाली रो एशेलॉन होती है, रिड्यूस्ड रो एशेलॉन नहीं होते। तो ये सवाल तो बड़ा इजी है, सॉल्व हो गया, ठीक है, कोई ज़्यादा ख़ास बड़ी मैट्रिक्स भी नहीं है। आगे बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि माइनर निकालो और कोफैक्टर निकालो रो 2 और कॉलम 1 का। तो ये भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, पहले आप माइनर निकाल लोगे, मतलब आप यहाँ पे रो 2 फिक्स करोगे और कॉलम 1 फिक्स करोगे। तो ये रो 2 है और ये कॉलम 1 है, तो अब हमारे पास आ गया 1 2 7 2, और ये जो होगा ना ये बस इसका माइनर है। और को फैक्टर अगर निकालना हो तो आपको पता है वो -1 पावर ऑफ, अब यहाँ पे 1 और 2 1 लिखा हुआ है ना, तो ये 2 + 1 हो जाएगा, तो 2 + 1 एक ऑड नंबर है, तो ये माइनस ही रहेगा, तो वो जो माइनर का आंसर आ रहा था ना वो यहाँ पे आ जाएगा, बस माइनस हो गया। और एवेल्यूएट द डिटर्मिनेंट बाय कोफैक्टर एक्सपेंशन। तो अब आप कोई भी आपकी मर्ज़ी, आपने रो फिक्स करनी है, कॉलम फिक्स करना है। मैं आपकी जगह होता मैं या रो 2 फिक्स करता या कॉलम 2 फिक्स करता। उसकी वजह यह है कि एक बीच में ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन 3 मैंने ग्रे आउट और क्वेश्चन 4 मैंने ग्रे आउट इसलिए किया हुआ कि क्वेश्चन 4 तो है ही वेक्टर्स वाला, तो वो तो 1.8 1.9 वाली बातें हैं। और क्वेश्चन 3 भी हमें नहीं पढ़ाया हुआ, वो भी हमारे सिलेबस में नहीं इंक्लूडेड। तो पास पेपर्स के अंदर देखा जाए तो कोई ख़ास मुश्किल चीज़ें नहीं आई हुई। सुनने में यही आ रहा है कि हो सकता है कि शायद इस बार वो ना दे दें जो डायग्राम वाले सवाल हैं। ये 1.10 मेरा ख्याल है प्रॉब्ली इसमें से आ जाएगा एक आध सवाल, बस यही है इसके लिए। और कुछ लोगों को अभी भी नहीं पता होता, वो मांग रहे होते हैं, वो यही है कि ये डॉक्यूमेंट है भाई, इसके अंदर सारी स्लाइडों की भी लिंक भी पड़े, सारा कुछ पड़ा। तो मुझसे ना पूछा करो कि कब आएगी वीडियो, आप खुद ही देख लिया करो खोल के, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिनियर की स्लाइड्स का खोलूँ तो आपको लाइव अपडेट मिल जाएगी कि इतनी बनी है या इतना है, ठीक है। तो बस इतना ही।